किसान भाइयों नमस्कार। फार्मिस्टो सर्वप्रथम किसान चैनल पे आपका फिर से आज स्वागत है। आज हम बात करेंगे मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में। जैविक खेती में मिट्टी के स्वास्थ्य का एक बहुत ही अहम योगदान होता है। जैसा कि हम सुनते हैं, जानते हैं, हर जगह अलग अलग तरह का मिट्टी होता है। हमने दोमट मिट्टी के बारे में सुना है, हमने काली मिट्टी के बारे में सुना है, हमने बलुआही मिट्टी के बारे में सुना है। दियारा की मिट्टी अलग होती है, झारखंड की मिट्टी अलग होती है, दक्षिण भारत की मिट्टी अलग होती है, पहाड़ी इलाकों में मिट्टी अलग होती है। हर जगह की मिट्टी अलग होती है और उसी के हिसाब से, उसकी खासियत के हिसाब से ही वहाँ पे फसल उस हिसाब से होते हैं। जैसे हमने सुना है मुजफ्फरपुर का लीची बहुत ही खास होता है, देहरादून का लीची बहुत ही खास होता है। बाकी जगह पे ऐसे लीची या ऐसे फसल नहीं हो पाते हैं। या नारंगी की बात करें तो नागपुर का नारंगी बहुत अच्छा होगा। तो ऐसे ऐसे मिट्टी के स्वास्थ्य के ऊपर ही, मिट्टी का स्वास्थ्य के ऊपर ही हर फसल का पैदावारी होती है। उस फसल का खास होता है, उस फसल का नाम होता है, उस किस्म का नाम होता है। तो ये हम जानेंगे। और जब हम मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करते हैं तो मिट्टी के स्वास्थ्य के ऊपर जो है तो 3 पहलू होते हैं। विज्ञान में हमने पढ़ा है कि हाँ, जीव विज्ञान होता है, भौतिक विज्ञान होता है, रसायन विज्ञान होता है। इसी तरह से हमारे मिट्टियों का भी 3 तरह का स्वास्थ्य होता है: जैविक स्वास्थ्य, भौतिक स्वास्थ्य और प्राकृतिक स्वास्थ्य। तो भौतिक स्वास्थ्य में हम बात करते हैं, जो अभी हम थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि दोमट मिट्टी, बलुआही मिट्टी, काली मिट्टी। तो आप देखते होंगे मिट्टी के जो कण हैं उसके कलर अलग हैं, उसके रंग अलग हैं, उसके साइज अलग हैं, उसका संरचना अलग है, उसमें हवा, उसमें पानी कितना होता है, कितना वो बैठ सकता है। तो ये सब जो है सो भौतिक स्वास्थ्य को निर्भर करता है। और उसी के संरचना, मिट्टी की संरचना या मिट्टी के कण की संरचना के ऊपर ही मिट्टी में कितना पानी रहेगा या कितना पानी डालो। जैसे आप बलुआही मिट्टी में कितना भी पानी डालो वो जाते जाएगा, सूखते जाएगा। लेकिन काली मिट्टी में थोड़ा पानी डालने के बाद फिर उसके ऊपर जो है सो पानी जमा होने लगेगा। इतना मिट्टी कीचड़ स्ट्रांग होता है कि अगर आपके ऊपर लग गया तो वो सीमेंट के जैसा पक्का प्लास्टर हो जाता है। तो ये इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा फसल हम लगा सकेंगे और कितना हो सकेगा। काली मिट्टी में आप सुनते हैं कि कपास बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग मिट्टी की अलग अलग खास होती है। तो ये भौतिक स्वास्थ्य हमें ज़रूर देखना है, किस चीज़ से हमारा भौतिक स्वास्थ्य, और जो फसल लगाना उसके किस हिसाब से हम उसका भौतिक स्वास्थ्य ऐसा कर सकें कि हमारी फसल उसमें अच्छे से लग सके। भौतिक स्वास्थ्य के ऊपर हमारा होता है कि पौधे का विकास कितना होगा, और पौधे का ऊपर विकास कितना होता है जितना पौधे का जड़ के अंदर, मिट्टी के नीचे विकास होता है। जड़ का विकास तभी हो सकेगा जब मिट्टी का संरचना ऐसा है कि मिट्टी के जड़, पौधे का जो जड़ निकला, वो जड़ को अंदर मिट्टी में जाने में जो सुविधा हो, वो मिट्टी जड़ आसानी से पौधे में जा सके। अगर मिट्टी इतना कड़ा होगा कि जड़ अंदर जा ही नहीं सकेगा और जड़ का विकास ही नहीं होगा, तो जड़ का विकास नहीं होगा तो ऊपर भी पौधे का विकास नहीं हो सकेगा। क्योंकि वही जड़ जितना बढ़ता है उसी से उतना पानी लेगा, उसी से उतना पोषक तत्व लेगा, और उसी से फिर क्या कहते हैं, पौधे का ऊपर विकास होगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है मिट्टी के संरचना को, मिट्टी के भौतिक स्वास्थ्य को ध्यान रखना, और कैसे मिट्टी के स्वास्थ्य को ठीक करते हैं। उसके लिए सबसे अच्छा होता है कोई भी आप जो है सो जैविक तत्व खेत में डालते हैं। जैसे कि सबसे तो अहम होता है, सबसे ज़्यादा जो हम डालते हैं, गोबर, गाय का गोबर, भैंस का गोबर, किसी भी मवेशी का गोबर हो, आप पोल्ट्री फार्म से ले आए, आप जो है स्वास्थ्यबल से ले आए, आप जो है क्या कहते हैं और कहीं से ले आए। तो ये सब जो होते हैं इसको भी आप डाल सकते हैं, चाहे वो बकरी का एक्सक्रीटा हो या गाय का गोबर हो या किसी भी मवेशी का हो। उसको डालने के पहले ये ध्यान रखना है कि वो अच्छे से सड़ा हुआ हो। अगर वो अच्छे से सड़ा हुआ होता है तो उस जो मिट्टी में, आप जो आगे हम बात करेंगे, तो मिट्टी के संरचना को बहुत ही अच्छा कर देता है। और आगे हम जब बात करते हैं रासायनिक स्वास्थ्य का, रासायनिक स्वास्थ्य में हम बात करते हैं ना, बहुत तरह के रसायन, आप लोग NPK, यूरिया, पोटास, DAP डालते हो। इससे हमारे NPK मिलता है, नाइट्रोजन, यूरिया, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास मिलता है। बट ये इसी तरह से और जो छोटी मात्रा में जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उसको भी डालना होता है। वो भी, उसका भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है, बहुत महत्व होता है। तो इस तरह से 16-17 पोषक तत्व होते हैं हमारे। बड़े पोषक तत्व में NPK तो हम जानते हैं, लेकिन इसके साथ हमारा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की हम चर्चा इसलिए नहीं करते हैं कि कार्बन तो हमारा जो है सो कार्बन डाइऑक्साइड पौधा लेता है, प्रकाश संश्लेषण करता है तो उससे मिल जाता है हवा से।
ऑक्सीजन का नहीं बात करते हैं कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन भी मिलता है पौधे को। हाइड्रोजन का नहीं बात करते हैं कि पानी तो हम देते हैं और पानी से हाइड्रोजन भी मिल जाता है। तो एनपी के साथ CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीन भी बहुत मुख्य पोषक तत्व हैं। बट साथ में जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैंगनीज, कॉपर, ये सारे तमाम जो है सो सल्फर, ये सब का बहुत अपना महत्व है। और हर चीज़ का जब मिश्रण सही से मिट्टी में होता है तो ही हम बोलते हैं कि हमारा रासायनिक स्वास्थ्य जो मिट्टी का है वो सही है। और रासायनिक स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मिट्टी में ये सारी चीज़ें हैं, मिट्टी में इस फॉर्म में हैं कि वो फॉर्म में पौधा इस पोषक तत्व को ले सके, एब्जॉर्ब कर सके। और एब्जॉर्ब करने का मतलब है कि बहुत बार हम जानते हैं कि हमारे खनिज तो मिट्टी में भरे पड़े हैं, लेकिन वो बहुत बार उपलब्ध मात्रा में नहीं होते हैं। गोबर का खाद, या इसीलिए हम बोलते हैं मिट्टी का जो है सो केमिकल या रासायनिक स्वास्थ्य में CN रेशियो, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो, C से कार्बन, N से नाइट्रोजन। जब भी आप मिट्टी का स्वास्थ्य जांच कराने जाते होंगे लैब में, तो वो देता है सब NPK के साथ CN रेशियो भी जरूर बताते हैं। कार्बन नाइट्रोजन रेशियो कितना है? कार्बन नाइट्रोजन रेशियो आपके आता है गोबर के खाद से, या वर्मी कंपोस्ट से, या पत्ती सड़ी गली पत्ती डाले, या इस तरह का जो भी चीज़ आप डालते हैं उससे आता है। और ये जो ऑर्गेनिक मैटर होता है जो आपका ये डाले, ये सब हमारे रसायन को, पोषक तत्व को एब्जॉर्ब करता है और उसको इस फॉर्म में बनाता है कि वो हमारे पौधे में ले सके। कैसे ले सकता है? क्योंकि ये सब में हमारा फॉर्मेशन होता है ह्यूमिक एसिड। क्या फॉर्म होता है? ह्यूमिक एसिड। और ह्यूमिक एसिड जो फॉर्म होता है वो इस पोषक तत्व को ऐसे फॉर्म में, अब आयोनिक फॉर्म में बदल देता है, जिससे कि पौधा पानी के साथ वो आसानी से जड़ जो है उसको एब्जॉर्ब कर सके और पौधे के अलग अलग भागों में डाल सके। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये हुआ बात रासायनिक स्वास्थ्य का। और आगे हम बात करते हैं बहुत जैविक स्वास्थ्य। जो जैविक स्वास्थ्य है, जैविक स्वास्थ्य का बात करते हैं। बहुत तरह के जीवाणु होते हैं, छोटे बड़े जीवाणु पौधे, फसल में, मिट्टी में, वातावरण में होते हैं। ये जो मिट्टी है हमारा, कितने तरह के जीवाणु को, ऐसे जीवाणु को जो हमारे मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखता है, जिससे हमारे फसल अच्छा हो सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। और जब ये अच्छा होगा तभी हमारे फसल का पैदावार अच्छा होगा। आप लोगों ने सुना है, देखा भी है, जब आप दलहन की खेती करते हैं तो दलहन की खेती में जड़ में छोटी छोटी गांठें होती हैं। ये गांठें में क्या होती है? ये गांठों में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। और इसलिए बोलते हैं कि फसल चक्र जब हम अपनाते हैं तो एक फसल जो है सो, एक फसल के बाद, गेहूं या धान के बाद बीच में जो है दलहन का फसल जरूर लेना चाहिए। क्योंकि ये राइजोबियम क्या करता है? हवा में 71% नाइट्रोजन है, उसको जो है मिट्टी में डाल देता है। तो उसके बाद आपका नाइट्रोजन पहले ही मिल गया। इसी तरह के बहुत सारे जीवाणु हैं फसल में, मिट्टी में। एजोटोबैक्टर है, जो ये भी फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। राइजोबियम तो किसी दलहनी फसल के साथ रहता है, एजोटोबैक्टर तो ऐसे ही रहता है मिट्टी में, और वो अपना हवा में जो नाइट्रोजन है उसको मिट्टी में जमा करते रहता है, संचय करते रहता है, और आपको कोई नाइट्रोजन यूरिया डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से एजोस्पेरिलियम है, जो घास वाली जितनी भी फसल हैं, जैसे धान है, गेहूं है, गन्ना है, बाजरा है, जवार है, मक्का है, ये सारी फसलों के साथ में मिल करके रहता है, इसके जड़ में रहता है। और ये भी जो है सो हवा के नाइट्रोजन को सिंचाई कर लेता है मिट्टी में, और ये पौधे को देते रहता है। इसी तरह से और भी बैक्टीरिया हैं, फॉस्फेट सोलबिलाइजिंग बैक्टीरिया है, स्यूडोमोनास है। तो ये सब भी बैक्टीरिया अलग अलग तरह के पोषक तत्व को वातावरण से लेकर के, या भूमि में है वो बट उपलब्ध फॉर्म में नहीं है, तो उसको तोड़ करके ऐसे फॉर्म में लाता है, ऐसे लाता है कि पौधा हमारा आसानी से उपजा सके। तो हम लोग बोलते हैं KSB, पोटासियम सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, या PSB, फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। ये सब हमारे ज़मीन में जो फॉस्फेट है, ज़मीन में जो पोटास है, उसको उपलब्ध मात्रा में डालते जाता है। क्योंकि नाइट्रोजन के बारे में तो आप सुने हैं कि हवा में उड़ जाता है गैस बन के, अमोनिया गैस बन के, या पानी के साथ घुल के नीचे चला जाता है। फॉस्फेट और DAP जो आप हर साल दर साल डाले जा रहे हैं, वो लुप्त नहीं होता है, वो ज़मीन में, मिट्टी में संचय होते रहता है, खजाना है। लेकिन होता क्या है कि वो ऐसे फॉर्म में बन जाता है कि पौधा उसको इस्तेमाल ही नहीं करता है, इसलिए आपको बार बार डालना पड़ता है। ये बैक्टीरिया, ये जीवाणु अगर सही से हैं हमारे खेतों में, तो ये पौधा हमारा आसानी से ले सकेगा। और पौधा जब हमारा आसानी से ले सकता है तो इसका मतलब है कि हमारा मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा है।
इसी तरह से और भी जीवाणु होते हैं, जैसे कि बिवेरिया बासियाना है, जैसे कि मेटारीजियम है, जैसे कि ट्राइकोडर्मा है। ये अलग अलग तरह के कीटाणु हों या अलग अलग तरह के रोग हों, उनको ख़त्म करता है। उनके ऊपर अलग तरह का एक पैरासिटिक परजीवी है, अलग अलग कीड़ों के ऊपर, अलग अलग बीमारियों के ऊपर। और ये हमारे पौधे को स्वस्थ रखता है, निरोग रखता है, पौधों कीटों के आक्रमण से या रोगों के आक्रमण से बचा के रखता है। तो ये सबका मात्रा जब मिट्टी में हमारा अच्छा हो, तभी हम मानते हैं कि मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा है। और इसी तरह से आप देखते हैं, केंचुआ को किसानों का सबसे अच्छा दोस्त बोला जाता है। जुताई करने की आवश्यकता नहीं। अगर आपके खेत में सही मात्रा में केंचुआ है तो मिट्टी को इतना पलट देता है, साल भर में पूरा मिट्टी का खेत आपको पलट देता है, आपको जुताई की जरूरत नहीं है। और आजकल हम लोग जीरो बजट फार्मिंग या जीरो टिलेज फार्मिंग की बात कर रहे हैं। खेत में नीरा सीधा डाल दिए लाइन में या ब्रॉडकास्टिंग करके। तो उसमें क्या है कि ये सब होने से हमारा मिट्टी का अगर जैविक स्वास्थ्य सही है तो फिर हमको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो कैसे बनेगा और क्यों खराब हो गया इतने 60-70 सालों में? क्योंकि हमने रसायन का इतना उपयोग किया कि ये सारे धीरे धीरे खत्म हो गए। पहले हम क्या करते थे, आप देखते हो, कोई केंचुआ आया तो आप थोड़ा सा नमक डाल देते हो, थोड़ा सा नमक डाले तो केंचुआ मर जाता है। अब आप सोचो, केंचुआ इतना बड़ा पानी है, थोड़े से नमक से मर जाता है, और हम इतने बड़े मात्रा में यूरिया और डीएपी और पोटाश डाले जा रहे हैं। क्या ये नमक ही है? और जब केंचुआ मर जाता है तो ऐसे ऐसे सूक्ष्म जीवाणु जिसको आप आंखों से देख भी नहीं पा रहे हैं, वो सब जमीन क्या होगा, वो सारे खत्म हो गए। अब आज हम डेली बात करें कि वर्मी कंपोस्ट डालो, एजिटोबैक्टर डालो, एजोस्पेरिलम डालो, फॉस्फेट सॉल्वेंट डालो। संभव है। आज विज्ञान हमारा इतना प्रगति किया है कि अब हम वापस से इसको कृत्रिम रूप से पैदा करने लगे कि अब हम अपने खेतों में डाल करके, और अगर 4-5 साल सही तरीक़ा से इस्तेमाल करें तो इन सब जीवाणुओं का हमारे स्वास्थ्य खेतों में ऐसा असर हो जाएगा कि इनको अलग से बाहर से डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तीनों चीज़ जो है सो तीनों पहलू है, जैविक स्वास्थ्य, भौतिक स्वास्थ्य और रासायनिक स्वास्थ्य, तीनों को जब हम ध्यान देंगे तभी हमारी मिट्टी अच्छी होगी। और इसके साथ हम आज वीडियो समाप्त करते हैं। बट आगे हम थोड़ा सा और बता देते हैं कि जब हम जैविक स्वास्थ्य की बात करेंगे, बहुत तरह के ऐसे भी परजीवी होते हैं जो कि हमारे खेतों में होते हैं, जो हमारे रोग नियंत्रण को और कीट नियंत्रण को करते हैं, बहुत आसानी प्रदान करते हैं। उसके बारे में हम एक अलग से चैप्टर लेकर के आएंगे कि हम कैसे कीट नियंत्रण करें, कैसे हम परजीवी नियंत्रण करें, रोग नियंत्रण करें इस तरह के परजीवी से, और कैसे पहचानें उनको। तो हर परजीवी के ऊपर हम अलग अलग लेकर के आएंगे। जैसे आप सुने हैं प्रेइंग मैंटिस, जैसे आप सुने हैं लेडी बर्ड बीटल, इन सब के ऊपर हम अलग अलग करके लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, और आप सब किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल पे आगे बने रहिए और हम इससे एक से एक बढ़कर वीडियो लेकर के आते रहेंगे आपके लिए। धन्यवाद।